नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे ताज़ा खबर उत्तराखंड से आ रही है। तो उत्तराखंड में पिछले सवा चार साल में बीजेपी को तीसरा मुख्यमंत्री मिला, पुष्कर सिंह धामी के रूप में। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, युवा नेता हैं, उम्र सिर्फ 45 साल है। तो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव उनको हासिल होने जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी चली है, राज्य के गठन के बाद से अब तक की बात कर रहा हूं, वो एक उदाहरण है कि कैसे पार्टी को नहीं चलाना चाहिए। वो सब गलतियां, वो सब गड़बड़ियां हुई हैं जो नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में जो दावा करती है अच्छी रणनीति का, संगठन का, संघ की मदद का, इन सब चीज़ों को देखते हुए, अच्छे रणनीतिकारों का, उसको देखते हुए समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड में समस्या क्या है। जब से राज्य बना है 20 साल हो रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं थोड़े। 20 साल में 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही है और 10 साल बीजेपी सत्ता में रही है। बीजेपी की ओर से ये 7वें मुख्यमंत्री हैं। 10 साल में कांग्रेस की ओर से 3 मुख्यमंत्री बने। 5 साल नारायण दत्त तिवारी लगातार रहे, इसलिए कांग्रेस इस मामले में बेहतर साबित हुई। लेकिन कोई मुख्यमंत्री जो रहा भारतीय जनता पार्टी में बना, वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब बनाए गए थे तो ये माना जा रहा था कि ये 5 साल तक रहेंगे। लेकिन उन्होंने न केवल प्रदेश की जनता को निराश किया, अपनी पार्टी के नेतृत्व को भी निराश किया। उनसे बड़ी उम्मीद रखी गई थी कि जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस तरह का उनका जीवन रहा है उसमें, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो एक नया ही स्वरूप, उनका एक नया ही चेहरा लोगों के सामने आया। और उत्तराखंड में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों को मिलाकर अगर कहें तो शायद उनसे ज़्यादा अलोकप्रिय कोई नहीं हुआ। तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत हो गई कि अलोकप्रियता के उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन पार्टी को देखिए, लगभग 4 साल तक उनको मौका देती रही। लगातार खबरें आती रहीं कि उत्तराखंड की सरकार के कामकाज से लोग नाराज हैं और नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद विधायक आकर बोलते थे, संगठन के लोग आकर बोलते थे, यहाँ तक कि आरएसएस से जुड़े लोग जो वहाँ काम करते हैं उत्तराखंड में, उनका फीडबैक यही था। लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको बदलने की ज़रूरत नहीं समझी। तो एक माना गया कि भाई पार्टी की ये नीति है कि जिसको एक बार जिम्मेदारी दे देते हैं उसको फिर बदलते नहीं। लेकिन बदल दिया। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो बदलना पड़ा। बदलना इसलिए पड़ा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मुख्तार हो गए। उनको लगा कि ये हमको किसी ने दिया नहीं है, ये मैंने अर्जित किया है। मैं बहुत लोकप्रिय नेता हूं और पार्टी, मुझे मुख्यमंत्री बनाना पार्टी की मजबूरी थी। तो उन्होंने किसी की सुनना बंद कर दिया। यहां तक कि पार्टी हाईकमान के निर्देशों को भी अनसुना करना शुरू कर दिया। उसके बाद तय हो गया था कि उनको जाना है। लेकिन एक लॉन्ग रोप क्यों दी गई उनको, क्यों इतने समय तक बनाए रखा गया, ये किसी की समझ में नहीं आता। और ये समस्या शुरुआत से ही है। नित्यानंद स्वामी पहले बने, उनको क्यों बनाया गया किसी को समझ में नहीं आया। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, फिर जो है रमेश पोखरियाल निशंक बने, फिर भुवन चंद खंडूरी बने, फिर उनको भी हटा दिया गया। भुवन चंद खंडूरी तो एक तरह से पार्टी से समझिए कि अलग ही हो गए। तो अभी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 5 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से एक केंद्र में मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री हैं पोखरियाल, और दूसरे भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। बाकी 3 इसी विधानसभा में हैं, मतलब 2 विधानसभा में हैं, एक संसद में है। तीरथ सिंह रावत जो है वो लोकसभा के सदस्य थे। अब उनको हटाने के लिए कहा क्या गया, वो जो उन्होंने, मुख्यमंत्री ने खुद, मतलब आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ने जो बात कही कि भाई वो संवैधानिक समस्या थी कि 1 साल से कम विधानसभा का कार्यकाल बना हो तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात सही है। लेकिन ये कारण तो उनको हटाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं होने देगा। अगर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहती कि भाई ये समस्या है
और उपचुनाव कराना इसलिए ज़रूरी है, तो निश्चित रूप से जो है उपचुनाव हो जाता। और इलेक्शन कमीशन ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि ये असंभव बात नहीं थी। तो एक बात तो ये कि ये बहाना ठीक नहीं था। दूसरा, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई 2-3 सुझाव दिए गए कि उनको इस्तीफा दिलवा कर फिर से शपथ दिला दी जाए। पंजाब में एक मंत्री के मामले में ऐसा हो चुका है, उनको किसी सदन क्या विधानसभा के सदस्य नहीं बन सके, क्योंकि पंजाब में बाई कैमरल हाउस नहीं है, वहाँ विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए वहाँ से बनने का सवाल नहीं था। उनको इस्तीफा दिलाकर फिर से मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के साथ धोखा है और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, और वो मंत्री को फिर से इस्तीफा देना पड़ा। तो मामला ये है कि ये इस्तीफा दिलाकर, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इस्तीफा दिलाकर उनको फिर से शपथ दिला दी जाए और चुनाव पहले करा दिए जाए। तो ये सब प्रस्ताव तब मतलब रखते हैं जब पार्टी उनको तीरथ सिंह रावत को बनाए रखना चाहती है। जो 3-4.5 महीने वो मुख्यमंत्री रहे, उसमें उनके काम काज को देखते हुए लगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नाराजगी थी, उससे ज्यादा नाराजगी तो चुनाव आते आते उससे ज्यादा इनके खिलाफ हो जाएगी। तीरथ सिंह रावत के बारे में पार्टी के लोगों का, अंदरूनी लोगों का ये कहना है कि बहुत सीधे और सरल और सज्जन व्यक्ति है, लेकिन प्रशासन चलाना उनके बस की बात नहीं। तो सवाल ये है कि ये पार्टी हाईकमान ने जब तय किया तो क्यों नहीं इसके बारे में सोचा? क्यों नहीं इसके बारे में सोचा कि हम 1 साल से कम का समय बचा है विधानसभा के कार्यकाल का, तो हम किसी लोकसभा सदस्य को मुख्यमंत्री बनाकर क्यों भेज रहे हैं? बाई इलेक्शन का सवाल आएगा, कौन सी सीट? मुझे लगता है कि 2 सीटें इस समय विधानसभा में उत्तराखंड में खाली हैं, एक हल्द्वानी की, दूसरी गंगोत्री की। दोनों से बाई इलेक्शन लड़ने में मुझे नहीं लगता कि कॉन्फिडेंट या कंफर्टेबल थे तीरथ सिंह रावत, और पार्टी को भी नहीं ये विश्वास था कि अगर बाई इलेक्शन में इन 2 में से किसी एक सीट से उनको खड़ा किया जाए तो वो जीत सकेंगे। तो चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का हार जाना, ये जो है ये बहुत बड़ी समस्या होती, पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता। तो जाहिर है कि उनको बाई इलेक्शन नहीं लड़ाना था, इसलिए उसका कोई उपाय नहीं खोजा गया। लेकिन फिर लौटकर वहीं आते हैं कि ये सब हुआ क्यों, किसने फैसला लिया? पहले जो फैसला हो रहा था, जब 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बनाए गए, और अब जो 3 मुख्यमंत्री बने हैं पिछले 4 साल में, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाने का फैसला किस आधार पर लिया गया? उनका कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था पहले का। उन पर जितना भरोसा किया पार्टी ने, जितना बड़ा बहुमत आया था पार्टी का, जाहिर है कि वो उस सम्मान की रक्षा नहीं कर सके, उस जनादेश का सम्मान नहीं कर सके। और वो जिस तरह से काम कर रहे थे, और अब भी त्रिवेंद्र सिंह रावत असंतुष्टों में उनकी गिनती अगर की जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, पिछले काफ़ी समय से, जब से सतपाल महाराज आए हैं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर, तब से जब भी मुख्यमंत्री के चुनाव की बात होती है भारतीय जनता पार्टी में, उनका नाम आगे आता है। इस बार गंभीरता से उनका नाम ज़्यादा आगे था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था, उसकी वजह यह है कि उसका और बड़ा नुकसान होता। उत्तराखंड में होता कि नहीं वो पता नहीं, बाहर जरूर होता। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई संदेश जाए कि बाहर से आने वाले यहाँ मुख्यमंत्री के पद तक पहुँच सकते हैं। उसका पार्टी कैडर पर, पार्टी के नेताओं पर, जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पार्टी में लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको क्या संदेश जाएगा? तो असम को बीजेपी एक अपवाद के रूप में रखना चाहती है, उसको नियम नहीं बनाना चाहती। इसीलिए सतपाल महाराज फिर चूक गए मौका, और आपने देखा कि विधायक दल की बैठक से बीच में ही वो निकलकर नाराजगी में चले गए। ये जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में, और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा है, ये सब मिलकर
एक तरह से बना बनाया समीकरण है बीजेपी का खेल बिगाड़ने का। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी अगर इन सब चीज़ों के बावजूद जीत जाए चुनाव, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। भाजपा की दृष्टि से एक गनीमत की बात आप ये कहें कि कांग्रेस का घर भी बहुत साफ सुथरा और अच्छी हालत में नहीं है। अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व से मतलब मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है, तो मेरी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। वो प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहते हैं। पार्टी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है। 7-8 महीने चुनाव के लिए बचे हैं। हरीश रावत से बड़ा जनाधार वाला नेता कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड में इस समय कोई नहीं है। अगर हरीश रावत को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, तो कांग्रेस की स्थिति खराब हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मामला यह है कि उत्तराखंड में दोनों पार्टियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भाजपा चूंकि सत्ता में है, 5 साल के कामकाज पर उसको वोट मांगने जाना है। कांग्रेस को अपने कामकाज पर वोट नहीं मांगना है। वो जब मांगने गई थी तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन भाजपा को लोग क्यों सिलेक्ट कर लें, क्यों भाजपा को वोट दे दें फिर से, इसका कोई बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बताने के लिए उसके पास नहीं है कि उसने क्या काम किया है, सिवाय केंद्रीय योजनाओं के। केंद्र की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चले हैं, बहुत अच्छे चले हैं, बड़ी तेजी से उन पर काम हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन राज्य सरकार जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है, उसके कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपको 4.25 साल में तीसरा मुख्यमंत्री मिल रहा है। और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने में भारतीय जनता पार्टी में इस समय जिस तरह के समीकरण है, उसका एक और संकेत है। वो ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों का या उसमें रहे लोगों का बोलबाला है। ये एक नया जो है वो एडिशन है। पुष्कर सिंह धामी जो है वो ABVP से आते हैं, ABVP में रहे हैं, छात्र राजनीति में ABVP से जुड़े रहे थे। तो सवाल ये है कि अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी जीत जाती है, तो क्या पुष्कर सिंह धामी आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, या फिर नई तलाश होगी। बीजेपी को अपने इस पहेली का हल ढूंढना पड़ेगा कि क्यों उसको 10 साल में 7 मुख्यमंत्री बनाने पड़े। एक राज्य, जो 3 राज्य बने थे 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, उनमें सबसे राजनीतिक दृष्टि से स्थिर जो है उत्तराखंड ही रहा है। लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लगातार अस्थिर रही है। क्या उसको पुष्कर सिंह धामी स्थिरता दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हाईकमान का भरोसा उन पर बना रहेगा और उस भरोसे पर वो खरे उतर पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो आगे आने वाले दिनों में जिनका जवाब मिलेगा। तब तक इंतज़ार करते हैं। आज के अंक पे इतना ही। हाँ, कल इतवार है, संडे स्पेशल का दिन है, तो आपको मैंने वादा किया था कि एक ऐसे कांग्रेसी नेता की कहानी सुनाऊंगा जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता के सामने, उनकी ताकत के सामने झुकने से मना कर दिया, डरने से मना कर दिया, बल्कि उनको चुनौती देता रहा। वो ऐसा नेता था जिससे इंदिरा गांधी खौफ खाती थी। कौन था वो नेता? इतवार को दोपहर 12 बजे सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।